हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एफओएमसी मीटिंग का इम्पैक्ट। एफओएमसी मीटिंग में क्या अच्छी बातें बोली गई हैं और क्या अलर्ट्स हैं एफओएमसी मीटिंग के, उसको हम लोग है ना कोशिश करेंगे समझने के लिए। एफओएमसी मीटिंग में जो स्टेगफ्लेशन की बात कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा मार्केट में, उसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी बिटकॉइन की, वो वीडियो आप लोगों के पास आ चुकी होगी। उस वीडियो में हमने इस पार्ट को भी हल्का सा कवर किया, लेकिन इस यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ज्यादा कवर करूंगा। तो बेस क्या है? बेस ये बेसिकली फेड की बैलेंस शीट है। आप लोगों सबको हम लोग ने कई बार डिस्कस किया फेड की बैलेंस शीट के बारे में, है ना। फेड की बैलेंस शीट में क्या देखने को मिल रहा है? क्यूटी का प्रोसेस चल रहा है 2000 मार्च से, है ना। मार्च 2022 से लेके अभी तक क्यूटी का प्रोसेस चल रहा है। और ये क्यूटी का प्रोसेस मतलब कि फेड अपनी बैलेंस शीट को श्रिंक कर रहा है, एक तरह से लिक्विडिटी मार्केट से निकाल रहा है। तो कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर अगर ये मार्केट से लिक्विडिटी निकाल रहा है तो मार्केट में पंप कैसे आया पिछले 2 साल में? तो ये इसका इसका आंसर है आरआरपी, है ना। मैं इसके बारे में टेक्निकली नहीं जाऊंगा, आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, गूगल में जाके आप लोग इसको पढ़ लेना। आरआरपी फैसिलिटीज क्या होती है। तो ये जो आरआरपी का बैलेंस था जब फेड ने क्यूटी स्टार्ट किया था तो करीब करीब $2.5 ट्रिलियन का था। ये $2.5 ट्रिलियन मार्केट में एक तरह से ना लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहा था मार्केट में, बोलते हैं ना मार्केट को पुश करने के लिए। लेकिन अब ये $2.5 ट्रिलियन का भी ये बैलेंस जो $2.5 ट्रिलियन था, ये गिर के सिर्फ 200 बिलियन पे आ गया है। तो अब यहां से भी मार्केट को आरआरपी से भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो अब मार्केट को क्या करना है, वापस अगर हम बैलेंस शीट पे आए तो मार्केट में क्यूटी की वजह के बजाय भी मार्केट में जो जंप आ रहा था वो बेसिकली आरआरपी की वजह से आ रहा था। लेकिन अब वहां पे भी कोई होप नहीं है। तो फेड में अब जो हम लोग देखेंगे तो बैलेंस, अगर आप देखोगे तो फेड ने क्या अनाउंसमेंट किया। फेड ने अभी आने वाली जो 19 मार्च को मीटिंग हुई है उसने फेड ने the committee will be slow the pace of decline the security holding by reducing the monthly redemption cap on treasury from 25 billion to 5 billion। और हम लोग इसी की बातें कर रहे थे, हम लोग यही बात कर रहे थे कि फेड अगर स्लो डाउन की अनाउंसमेंट कर दे तो मार्केट में एक मोमेंटम आ जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि फेड ने आफ्टर करीब करीब मैं बोलूंगा कि 10 महीने बाद ये चीज दोबारा अनाउंस करी, और मार्केट को यही चीज चाहिए था। हमेशा ध्यान रखना फेड एक बार में क्यूटी एंड नहीं करेगा, फिर फेड पहले क्यूटी को स्लो डाउन करेगा, फिर आने वाली मीटिंग में उसको एंड की अनाउंसमेंट करेगा, उसके बाद क्यूई का प्रोसेस होगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं कि एक दो दिन में होगा। फेड की मीटिंग हर 45 डेज के आसपास में एक बार होती है, तो वो होगा। तो अगर मैं इस चीज को देखूं, यही सेम लाइन पिछले साल 2024 में 1 मई को रिलीज हुई थी। अगर आप 1 मई की रिपोर्ट देखोगे फेडरल रिजर्व की, तो उन्होंने उस समय क्या किया था। Beginning in the June, the committee will the slow the pace of decline security holding by reducing the monthly redemption on treasury by 60 billion to 25 billion। पिछले मई को इन्होंने 65 से 25 किया था, और अब वाली जो कल 2 दिन पहले मीटिंग हुई उसमें उन्होंने 25 से 5 कर दिया। मतलब स्लो डाउन का प्रोसेस इनका कंटिन्यू चल रहा है। हालांकि पिछले और अभी की मीटिंग में 10 महीने का करीब करीब है ना डिफरेंस हो गया, ये बड़ा डिफरेंस था ना। लेकिन अच्छी बात है कि 25 बिलियन से ये 5 बिलियन पे आ गए। अब फेड की अगर हम अगली मीटिंग्स देखें तो अगली मीटिंग्स कब कब है फेड की, तो हमें कब पता चला। अगली मीटिंग है 7 मई को, 18 जून को, 30 जुलाई को। तो जो बड़ी कंपनियों की रिपोर्ट है ना, जैसे मॉर्गन स्टैनली या और भी जो रिपोर्ट है उनके हिसाब से फेड इस साल के मिड तक क्यूटी एंड कर देगा। मिड का मतलब जून और जुलाई, मतलब देर इज अ चांस कि 7 मई में अगली मीटिंग 7 मई को है। 7 मई में अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 7 मई को नहीं भी हो तो 18 जून या 30 जुलाई की मीटिंग में ये फेड अनाउंस कर दे कि दे आर गोइंग टू कंप्लीटली एंड क्यूटी प्रोसेस। तो वो क्यूटी के प्रोसेस को अगर कंप्लीटली एंड कर देते हैं और उसके बाद क्यूई का प्रोसेस आने वाले टाइम पे सितंबर या अक्टूबर की मीटिंग में स्टार्ट होता है, तो आप इस चीज को अलाइन कर सकते हो अपने दिमाग में कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर अगेन बी द बुलिश मंथ फॉर द नैस्डैक डाउ जोन्स क्रिप्टो मार्केट, है ना। तो हम लोग को वो दिमाग में रखना है कि अगले 3 महीने में अगर जंप आ जाता तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फेड जिस तरीके से जा रहा है, अगर ये प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करें तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपको एक रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मान लो फेड क्यूटी का प्रोसेस डिले करता है, मतलब वो अगले 3 महीने में भी एंड नहीं करता, वो एंड करता है अक्टूबर में जाके, और उसके बाद
2025 या 26 में जाके क्यूई का प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर क्यूई का प्रोसेस 2026 में स्टार्ट होता है ना, तो मार्केट आपको और डिले हो जाएगा, मतलब मार्केट में हमें और डिले जंप देखने को मिलेगा क्यूई के साथ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को चार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यूई क्यों इंपॉर्टेंट है, जब भी क्यूई का अनाउंसमेंट आएगा, आप ये ध्यान रखना मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, मार्केट उसको बुलिश लेगा और अपसाइड मूव करेगा जिस टाइम पे उस समय मार्केट जहां पे होगा। ये एक फैक्टर है, इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर है, वो अलग काम करेंगे। लेकिन एफएमसी का जो फैक्टर है वो इस उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी क्या हम लोग को दिख रहा है, क्यूटी हम ये मान के चल रहे हैं और बाकी रिपोर्ट के कि 30 जून तक या 30 जुलाई तक क्यूटी एंड हो जाएगी और उसके बाद क्यूई का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा फेड ने जो बड़ी बातें करी हैं, वो बातें क्या हैं जो अलर्ट बोलती हैं, वो क्या है। तो अगर हम ना एफओएमसी की मीटिंग को ध्यान से सुनेंगे तो फेड ने एक तरह से अपने ही डेटाबेस में स्टेगफ्लेशन का अनाउंसमेंट कर दिया। अब स्टेगफ्लेशन क्या है? स्टेगफ्लेशन कई लोगों को जिन्होंने मुझे पहले भी सुना हुआ है, मैंने कई बार बोला है कि इन्फ्लेशन से भी खतरनाक स्टेगफ्लेशन है और ये सब कोई जानता है, सब कोई मार्केट में ये ओवरऑल है इकोनॉमी में कि स्टेगफ्लेशन इन्फ्लेशन से भी, रिसेशन से भी खतरनाक है ना। तो स्टेगफ्लेशन क्या है? एक एक इकोनॉमिक इवेंट है विच द इन्फ्लेशन रेट इज द हाई, इकोनॉमिक ग्रोथ इज द रेट इज स्लो एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिमेन स्टेडी हाई। तो अगर हम देखें स्टेबलाइजेशन के तीन कंपोनेंट को, तो पहला इकोनॉमिक ग्रोथ जो जीडीपी, जीडीपी कंटिन्यूअसली स्लो डाउन होगी, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट भी और बढ़ेगा। तो अभी जो फेड की करंट एफओएमसी की मीटिंग है उसमें पावेल साहब ने बोला है कि प्रोजेक्शन किया है उन्होंने कि अनएम्प्लॉयमेंट 4.1 से 4.4 तक जा सकता है। नेगेटिव पॉइंट है ये, ठीक है, मार्केट के लिए। उन्होंने इन्फ्लेशन भी कहा है कि और बढ़ सकता है, लेकिन साथ में उन्होंने ये बोला है कि इन्फ्लेशन के दो फैक्टर होंगे, एक जो ट्रेडिशनल इन्फ्लेशन होता है, फूड इन्फ्लेशन, बाकी जो चीजों से आता है वो, एक इन्फ्लेशन जो ट्रम्प की वजह से आएगा, ट्रम्प टैरिफ की वजह से आएगा वो। तो ट्रम्प टैरिफ की वजह से जो इन्फ्लेशन आएगा उसको फेड भी, पावेल साहब भी बोल रहे हैं कि हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। और सच बात है, ये ट्रम्प टैरिफ से कितना इन्फ्लेशन आएगा ये पता नहीं चलेगा, ये ऑन द टाइम है ना, चीजें कैसे मूव होती है, कैसे ये ट्रेड वॉर है ना आगे मूव होती है, उसके बेस पे पता चलेगा कि ना इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है। और इकोनॉमिक जीडीपी, तो फेड ये मान के चल रहा है कि जीडीपी में स्लो डाउन आएगा। तो अगर हम इन तीनों चीज का डाटा देखें यहाँ पे, तो ये बेसिकली सबसे पहले जो डाटा है, ये मैंने इन्वेस्टिंग से लिया है, investing.com से आप लोग जाके ले सकते हो। ये यूएस की जीडीपी का डाटा है और यूएस की जीडीपी अगर हम देखेंगे तो क्या है, क्वार्टर बाय क्वार्टर है। तो यहाँ पे हर महीने देख आ रही है। लेकिन रिसेशन का डेफिनेशन क्या है कि किसी भी दो क्वार्टर में यूएस की जीडीपी स्लो डाउन हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव चली जाए, इसका मतलब है स्लो डाउन हो जाए। मान लो अभी यूएस की जीडीपी दिसंबर 19 में कितनी थी, 3.1, अब कितनी फोरकास्ट है, 2.3 फोरकास्ट है। तो ये पिछले से स्लो डाउन हो गई, तो एक क्वार्टर में हो गई। अगले दूसरे क्वार्टर में मान लो फोरकास्ट जो 2.3 है इतनी ही आ जाती है, 2.3, और अगले क्वार्टर में, अगले क्वार्टर मतलब जो जून की जीडीपी आएगी, जून में अगर वो 2.3 से 2.1 आ जाती है या 1.9 आ जाती है, कुछ भी 2.3 से आ जाए, कम आ गई, तो आप क्या बोलोगे कि यूएस की मार्केट एक रिसेशन में है। क्यों? लगातार दो जीडीपी स्लो डाउन में है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड और है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ये रिसेशन से इतना डरने की जरूरत नहीं है। रिसेशन को एक मार्केट ने हवा बना दी है। एग्जाम्पल के लिए मार्च 2020 में भी अगर आप देखोगे तो उसको रिसेशन डिक्लेयर किया गया था ना, मार्च 2020 सबको याद है, हम सबकी वोट लगी थी। बट वो रिसेशन हम सबके लिए एट द एंड बहुत अच्छा साबित हुआ था। तो समझना कि रिसेशन भी कई बार मार्केट हमारे लिए अच्छा हो जाता है। 1.5 महीने का वो रिसेशन था, मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरा, मार्केट में फेड ने लिक्विडिटी इंजेक्ट की और मार्केट बहुत तेजी से ऊपर भी निकल गया और अगले 1 डेढ़ साल तक बहुत ऊपर हुआ। तो दो चीज होती है, एक रिसेशन लंबा चले, बहुत लंबा, मतलब 8 साल तक रिसेशन चल रहा है, और ये चीजें कब होती थी, ये होती थी 19th सेंचुरी में। मैं ये मानता हूं कि अब 20th सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में ऐसा नहीं होने वाला, नहीं होगा कि रिसेशन 8 साल 10 साल ऐसे लंबा चलेगा। रीजन बिंग क्या है, हर चीज फास्ट हो गई है। एग्जाम्पल के लिए आप देखो,
पहले आप लंबी-लंबी ना सीरियल्स देखते थे, उसके बाद फिर ये ना मूवीज़ देखने लग गए। आज की डेट में हम लोग शॉर्ट्स देखते हैं, है ना? रीज़न भी कि टेक्नोलॉजी कितनी आज की डेट में अगर मेरे को कोई बीमारी होती है, तो पहले लंबा टाइम लगता था उस बीमारी को फाइंड करने में, है ना? कोई भी होता, दुनिया भर के ना वो चीज़ें होती थी, कई बार तब जाके डॉक्टर लेकिन अब क्या है, डॉक्टर जाते हैं, सिंपल सा आपका ब्लड टेस्ट करते हैं, बाकी सारे टेस्ट करते हैं और विथिन 24 आवर्स में डॉक्टर ये बता देता है कि आपको बीमारी क्या है। क्यों? क्योंकि आपके पास वो टेक्नोलॉजी है जिससे आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर क्या बीमारी है और सॉल्यूशन डॉक्टर के पास होता ही है। अगर आपको बीमारी पता चल गया तो आप सॉल्यूशन दे ही दोगे और वो सॉल्यूशन के बाद आप जल्दी से रिकवर कर जाते हो। सेम चीज़ मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए है। इकोनॉमी भी सेम, पहले डेटा आने में बहुत टाइम लगता था, पहले चीज़ों को समझ में, लेकिन आज की डेट पे जब से कंप्यूटर का वर्ल्ड आया है, अगर आप देखोगे पिछले 30 सालों में, है ना? तो 30 साल में कंप्यूटर आया। अब आपको ना अगर कहीं की अगर आप जीडीपी निकालनी है या इन्फ्लेशन का डाटा निकालना है या जॉब डाटा निकालना है, तो विथिन मिनट आपका ये डेटा सारे निकल के। पहले इन डाटा को कैलकुलेशन करने में टाइम लगता था, कंप्यूटर होता नहीं था, सारे कंट्री का डेटा इकट्ठा करने में टाइम लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब विथिन मिनट्स में ये सारे डेटा आते हैं। तो क्या होगा, मान लो कोई चीज़ें गड़बड़ भी होती है, रिसेशन भी आता है, तो फेड वो डॉक्टर है, फेड क्या है? डॉक्टर है, उसके पास इंजेक्शन है, लेकिन वो इंजेक्शन तब लगाएगा जब आपको बीमारी होगी। मैंने पहले भी बोला था कि फेड ऐसे ही क्यूई नहीं करेगा, उसे वो बीमारी दिखनी चाहिए। तो अब वो बीमारी धीरे-धीरे दिख रही है, क्यों दिख रही है? क्योंकि ट्रम्प टैरिफ लगने की वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन का डाटा, तो इन्फ्लेशन पिछले अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन में तो इन्फ्लेशन में कमी आई थी। अगर आप देखोगे तो पिछला महीने का डाटा इन्फ्लेशन 2.9 फोरकास्ट किया गया था, 2.8 आया था। अच्छी बात है और आप देखोगे तो इन्फ्लेशन लगभग-लगभग 3.0 से नीचे है पिछले 8-10 महीनों से। अगस्त से देखोगे तो अगस्त 2024 के बाद से इन्फ्लेशन 3.0 3 पॉइंट से नीचे ही है। जो कि एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। लेकिन अभी ट्रम्प टैरिफ की वजह से इन्फ्लेशन हो सकता है आने वाले 3-4 महीनों में या 2 महीनों में जंप कर जाए। तो ये फेड को एक डर है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो और जीडीपी कंटिन्यू गई तो मार्केट एक स्टेगफ्लेशन में चला जाएगा और यही मार्केट को भी डर है। मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको खुशी तो है कि क्यूटी को स्लो डाउन कर गया है, लेकिन क्यूटी के स्लो डाउन के साथ-साथ तो है ना फेड ने जो अलर्ट्स दिए हैं, वो अलर्ट्स सबसे पहला दिया है कि जीडीपी स्लो डाउन होगी। उसके बाद उन्होंने दिया अनएम्प्लॉयमेंट जो ये मैं अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा ये भी आपको इन्वेस्टिंग से मिल जाएगा। ये 4.10 है, ये 4.4 तक जा सकता है। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट को भी देखोगे ना, तो क्या नज़र आएगा कि पिछले कई सालों से अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा यहीं घूम रहा है। 3.9, 3.7, 4.0, 4.1, 4.3, 4.2, 4.1, 4.2 तो 4.0 के आसपास है ना इतना खराब नहीं है। लेकिन अगर 4.4 पहुँच जाता है तो वो एक ना कंसर्न बन जाएगा मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए। तो फेड का जो मेन मेजर कंसर्न है वो 3 कंसर्न है। यूएस की जीडीपी जो कि स्लो डाउन हो सकती है। उन्होंने ये प्रोजेक्शन किया कि स्लो डाउन होगी। दूसरा कंसर्न है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा और तीसरा कंसर्न है इन्फ्लेशन बढ़ेगा ड्यू टू ट्रम्प टैरिफ। तो ये तीनों कंसर्न एक्चुअल में ट्रू है और इन तीनों कंसर्न से मार्केट में इकोनॉमी में रिसेशन आ सकता है। इसको दूसरे डिफाइन करें तो कई लोग रिसेशन नहीं, ये तीनों इवेंट को स्टेगफ्लेशन भी बोलेंगे कि रिसेशन का बड़ा भाई जो कि रिसेशन से भी खतरनाक है वो स्टेगफ्लेशन हो सकता है। लेकिन क्या इससे सचमुच में ये होगा और मार्केट खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। स्टेगफ्लेशन आएगा भी तो मुझे ऐसा लगता है कि फेड के पास वो टूल्स हैं जो फेड उन टूल्स को यूज करके इसको स्लो डाउन कर देगा। मतलब रिसेशन आना और रिसेशन स्लो डाउन होना दोनों में अंतर है। तो हम लोग कई बार बोलते हैं कि रिसेशन आया नहीं, लंबा रिसेशन मुझे नहीं लगता अभी फिलहाल कोई आने के चांसेस है। स्लो डाउन जरूर हो सकता है। जिसको बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग, स्लो डाउन मतलब सॉफ्ट लैंडिंग, आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा सॉफ्ट लैंडिंग। तो रिसेशन आएगा लेकिन वो टच करके निकल जाएगा, आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। जैसे मार्केट में नैस्डैक में 17% का करेक्शन है, वो हो सकता है 20% का करेक्शन हो जाए और वापस से मार्केट ऊपर निकल जाए। मार्केट में जो बड़े क्रैश की बात होती है ना, वो मुझे ये नहीं लगता कि इस रिसेशन की वजह, वो बेसिकली
जो यूएस का डेब्ट है ना, उस पे हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। उसकी वजह से आए हो सकता है कि वो मुझे अभी नहीं दिख रहा। 2026-27 में देयर इज़ अ चांस कि वो चीज़ें हो जाएँ। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक शॉर्ट टर्म रैली हम लोग को देखने को मिल सकती है। हाँ, अलर्ट क्या है? यही अलर्ट है जो फेड ने अपनी पॉलिसी में बोला है, और इसलिए मार्केट आपको आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़ा मूव नहीं देगा। और हमें भी बीटीसी के चार्ट पे फिर मैं बैक टू आता हूँ, लंबी वीडियो नहीं करूँगा, कि बीटीसी के चार्ट में आपको बीटीसीओ या किसी भी एसेट क्लास के चार्ट में आपको ना बहुत लंबे टारगेट नहीं रखने हैं। आपको स्लो आपके आपके आपको ना एक रीजनेबल टारगेट रख के आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, अपने रिस्क को मैनेज करना है। और इसीलिए मैंने कहा है कि अगर आपको नवंबर का हाई मिले, तो वहां पे आप अपने पोर्टफोलियो को कम से कम 30 से 40% जरूर काटना, अकॉर्डिंग टू आपके पोर्टफोलियो। अगर आपका पोर्टफोलियो मिलियन डॉलर में है, तो आप 30 से 50% काट सकते हो। अगर आपका पोर्टफोलियो छोटे साइज का है, तो मैं बोलूंगा 30% तो काटो। और आपका पोर्टफोलियो एकदम 5,000 10,000 डॉलर का है, तो आप 20% ही काटना, बहुत ज्यादा मत काटना, और 2025 के लिए खेल के जाना, 2025 के लंबे में, क्योंकि आपको इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा कि मार्केट कैसे फटाफट मूव ले रहा है। तो बेटर यही है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर को टारगेट बना के रखना है, और उसके लिए मार्केट को खेल के जाना। शॉर्ट टर्म में हम लोग ने ऑलरेडी वीडियो डिस्कस किया है कि क्या क्या मूव है और किस तरह से आ सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा पैराबोलिक मूव पे नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि क्रिप्टो के अंदर अब बनाना शेप जैसा ना मोमेंटम आएगा। नहीं, वो बनाना शेप मुझे नहीं लगता कि अब कोई बनाना शेप जैसा मोमेंटम आएगा। क्रिप्टो मार्केट भी ट्रेडिशनल मार्केट की तरह ही ग्रो करेगा, मतलब एक चैनल में ही ग्रो करेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और ये ग्रोथ अगले 6-7 साल तक रहेगी। अगर आप बिटकॉइन मुझसे पूछोगे, तो मुझे 2032-33 तक बिटकॉइन $1 मिलियन जाता हुआ नजर आ रहा है, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है अभी भी। लेकिन वो जो 4 साल का पीरियड था ना, कि 4 साल तक बिटकॉइन है ना, 2 साल एकदम पंप होता है और 2 साल फिर करेक्शन पॉइंट आता है, मुझे लगता है उसमें ना आप लोगों को हम लोगों को श्रिंक दिखने को मिलेगा। कि ऐसा नहीं होगा कि बिटकॉइन के चार्ट पे दोबारा 85% का करेक्शन हो जाए। नहीं, बिटकॉइन में अगर ज्यादा बड़ा जंप नहीं आया, तो ज्यादा बड़ा डाउन भी नहीं आएगा। और एक चीज ध्यान रखना, मत भूलना इस बात को, बार बार मैं बता रहा हूँ। कई बार मुझे कल भी कई लोगों ने पूछा था कि बिटकॉइन ने इस रेंज में 7 महीने बिताए थे, और इन 7 महीनों में बहुत बुरी बुरी न्यूजें भी आई थी, बहुत बुरी न्यूज आई थी। मार्केट ने सारी न्यूजों को हैंडल किया है। और यहाँ पे तो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी बिटकॉइन मुझे नहीं लगता कि 50,000 से नीचे जाने वाला है। नहीं, नहीं जाएगा। इस पर जो 50,000 से नीचे जाने का मतलब है कि बिटकॉइन में आप आराम से बाइंग करो, मतलब बिना आराम से उसमें पोजीशंस बनाओ, वो आपके लिए एक प्रीमियम है, एक अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपको बिटकॉइन कभी भी 50 से नीचे मिले आने वाले सालों में, मुझे लगता है कि बिटकॉइन ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 73 का रेंज है, ये 69 से 73 का बेल्ट है, इसको चेक कर सकता है। और इसको चेक करने के बाद बिटकॉइन में एक रिलीफ रैली दोबारा आपको 1 लाख दिखेगी। और ये 1 लाख वाली जो रैली होगी ना, ये हमें नवंबर के हाई पे पहुंचा देगी। नवंबर का जो हमारा हाई था वहां पे। तो हमें ये देखना है कि ये रैली हमें कब मिलती है। ये रैली अगर अगले 3 महीने में मिल जाती है, तो वेल एंड गुड है। हम लोग है ना फिर 2025 के हिसाब से प्रोजेक्शन करेंगे पूरा। और लेकिन अगर ये रैली बहुत जल्दी नहीं मिलती है, तो हमें अगले 6-7 महीने तक हो सकता है कि मार्केट में वेट करना पड़े। तो ये मेरी तरफ से है। बाकी कोई भी डाउट हो तो मुझे पिंग कर लेना, कॉल कर लेना, और हम लोग बातें और इसमें करेंगे। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि इसको और भी एक्सप्लेन करूँ। शायद कई सारी बातें मैं भूल भी गया हूँ, बट ये लंबी स्टोरी है कि फेड में जो हुई है वो पूरी तरह से बुलिश चीजें नहीं है। फेड ने साथ में अलर्ट भी दिया है, और मार्केट को उन अलर्ट पे मार्केट में डर है, और इसीलिए हमें मार्केट में उस तरह का मूव देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी, फेड ने कंसर्न दिखाए हैं इकोनॉमी के लेके। अब यहाँ पे ट्रम्प टैरिफ जो होने वाला है अप्रैल 2 को, वो बड़ी न्यूज है। उस पे अपनी आईज ध्यान रखना कि कैसे वो चीजें रिएक्ट करती है। क्या कोई डील होती है, या ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं? ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं तो सामने वाली बाकी कंट्रीज क्या कर रही हैं, ऑल ये सब कुछ देखना होगा। थैंक यू सो मच।